सो यहाँ पे हम लोग अभी ये आपका फर्स्ट लेशन है। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आज स्ट्रक्चर डीएनए का और बेसिक पार्ट्स। कुछ में इसमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पढ़ेंगे जो हमारे बेसिक थ्री एक्सपेरिमेंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको तीन फिगर दिखाया गया, तो ये बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए, जिसको हम लोग सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा। ठीक है। अब सेंट्रल डोगमा में हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो आपका जाके डीएनए है, तो डीएनए से आरएनए बना। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से फिर प्रोटीन बना, यानी पहला प्रोसेस आपका क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए बन गया, तो आरएनए से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन हमारा क्या, जब प्रोटीन बना तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? जाके आपका ट्रांसलेशन, यानी ये सेकंड। अगर आपके पास कुछ वायरसेस हैं, तो वायरसेस में क्या होता है? आपका जीनोम, आरएनए। तो अगर आरएनए से वो डीएनए बनाएगा या फिर आरएनए से डीएनए बनना होगा, तो वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए जब अपना कॉपी बनाएगा डीएनए टू डीएनए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद यहाँ पे हमारे जो हम शुरुआत में जो हमने बोला कि तीन एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस तीन एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था ग्रिफिथ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रिफिथ सबसे पहले फाउंडेशन रखे थे कि डीएनए, मतलब ये जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो देखा गया कि आखिर ऐसा कौन सा, जब मेंडल बताए थे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पी प्लांट में, जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उस फैक्टर पे जब बहुत सारा काम चला, जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, क्या है, तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया। जैसे ग्रिफिथ यहाँ पे किए, एवरी मैक्लॉयड किए, मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, हर्सी चेज किए। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन की? ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ लेड द फाउंडेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। और किस ईयर में किए? 1928 विथ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। और इनके एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे आप समझो कि जो स्पीसीज वो लिए थे वो स्टेप्टोकोकस निमोनी लिए थे। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेन में यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने दो स्ट्रेन लिया था, एक स्मूथ स्ट्रेन लिया था और एक रफ स्ट्रेन लिया था। दो स्ट्रेन लिया था। जब क्वेश्चन आएगा कि कितने स्ट्रेन है, तो दो स्ट्रेन लिए थे। और वो बैक्टीरिया कौन सा था? तो वो बैक्टीरिया कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो सबसे पहले स्मूथ स्ट्रेन लिया, स्मूथ स्ट्रेन लाइव था और वो जाके इंजेक्ट किया गया माउस में, तो अल्टीमेटली वो निमोनिया का उसके और माइस डाई कर गया। ठीक। सेकंड क्या था? रफ स्ट्रेन, यानी जो एस वाला था वो वीरुलेंट नेचर का था। वो कैसा था? डिजीज काउजिंग, वीरुलेंट। यहाँ पे जो सेकेंड स्ट्रेन था वो रफ स्ट्रेन था। रफ स्ट्रेन जो था वो उसमें कोई साइनी लेयर या फिर वो आप कह सकते हो वो डिजीज काउजिंग नहीं था। और वो जब इंजेक्ट किया गया तो माउस डाई नहीं किया, वो लाइव रह गया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल कर दिया गया। तो एस स्ट्रेन को जब हीट किल किया गया, तो हीट किल करने के बाद आप पता चला कि वो कुछ ऐसा ये हीट किल करने के बाद पता चला कि नहीं, वो जो है, क्या हो रहा है, हीट किल करने के बाद जो उसका वीरुलेंट नेचर था एस स्ट्रेन वाले का, वो खत्म हो गया। और फिर उसको इंजेक्ट किया गया माउस में, तो माउस बच गया। लास्टली हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था वो नॉन टॉक्सिक था। यहाँ पे देखिए आप, ये नॉन टॉक्सिक था, तो माउस यहाँ लाइव रह गया। तो लाइव इस आर इस, अब जो लास्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का था, डी नंबर बोलो, तो इसमें लाइव एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन जो था, ठीक है, वो आइसोलेट किए माउस से वापस से, और दोनों को, एक को हीट किल किया गया
और लाइव आर स्ट्रेन को इसमें मिला दिया गया। तो इफेक्ट क्या हुआ, जब माउस में इंजेक्ट किए तो ये माउस मर गया। तो फिर उसके बाद ग्रिफिथ को ऐसा लगा कि जरूर एस स्ट्रेन जो है वो कुछ ट्रांसफर किया, वो कोई फैक्टर डीएनए आरएनए प्रोटीन में से आर स्ट्रेन को, जिसके कारण जो आर स्ट्रेन था वो भी कैसा बन गया था, विरुलेंट नेचर का, और माउस डाई कर गया। The key finding of Griffith work was that heat killed virulence colonies of S. pneumoniae could transfer a virulent cell to मतलब a non-virulent cell to a virulent one। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ग्रिफिथ क्या बता दी यहाँ पे कि जो आपका जाके ये जो एस स्ट्रेन था, ये अगर हीट किल्ड है, ये हीट किल्ड था, और इसमें जब आर स्ट्रेन को मिला दिए थे लाइव, तो ये आर स्ट्रेन मतलब ये एस स्ट्रेन कुछ ऐसा ट्रांसफर किया आर स्ट्रेन में, जो ये नॉन वीरुलेंट से कैसा बन गया, ये नॉन वीरुलेंट से कैसा बन गया, वीरुलेंट। ठीक है। और जब ये दोनों स्ट्रेन माउस में इंजेक्ट किया गया तो फिर माउस क्या हुआ, डाई कर गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट आता था ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल की। अब तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण माउस जो है वो डाई कर रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो है उसके बिहाफ पे एक्सपेरिमेंट आगे एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी एक्सपेरिमेंट जो था 1944 में हुआ। इसमें एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट डिजाइन जो था उसमें सबसे पहले हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया गया। यानी हमको पता करना था, ट्रांसफर तो हो चुका था इससे, बट क्या ट्रांसफर हुआ था। तो फिर उसके लिए हम लोग हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिए, उसके बाद उसमें से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को रिमूव कर दिए, एज अ कंट्रोल एज अ सिंपल सैंपल लिए, और उसमें आर स्ट्रेन को हम लोग जो नॉन वीरुलेंट था उसको ऐड किए, ये कंट्रोल हो गया। दूसरे में क्या किए, यही आर प्रोटीन आर स्ट्रेन को ऐड किए एस स्ट्रेन में, मतलब आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन, बट इसमें इस बार क्या रिमूव कर दिए हम लोग, इसमें प्रोटीनेज से ट्रीट करके प्रोटीन को रिमूव कर दिए। यहाँ पे किससे ट्रीटमेंट करके, प्रोटीनेज एंजाइम से। ठीक है। सेकेंड वाले में हम लोग आरएनएज यूज किए, और थर्ड वाले में हम लोग डीएनएज को यूज करके डीएनए हटा दिए। तो जब प्रोटीन हटाए हम लोग, तो ये ये जो माइस में फिर इंजेक्ट किए तो ये डाई कर जा रहा था। यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं था, अगर होता तो वो डाई नहीं करता जब प्रोटीनेज से ट्रीट कर देते। तो फिर आरएनए हटाया गया तो पता चला कि आरएनए भी फिर भी डिजीज हो रहा है। यानी आरएनए भी क्या नहीं है, डिजीज काउजिंग, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, वो मतलब आरएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यानी वो भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ये दोनों यहाँ से चैप्टर से आउट हो चुका। अब लास्ट वाला जो हमारे पास बचा डीएनए, तो हम लोग उसको डीएनए से ट्रीट कर दिए। तो यानी डीएनए हट गया, अब सैंपल में हमारे पास क्या बच गया है, सिर्फ प्रोटीन और प्लस आपका आरएनए। अब आपको पता था कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आरएनए भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो डीएनए हो रहा था, क्योंकि अब हम डीएनए को चैप्टर से मतलब इस ट्यूब से हम डीएनए से ट्रीटमेंट करके डीएनए को हटा दिए। तो अब ये जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब हाँ, तो फिर ये जाके ये माउस फिर लाइव रहा है, इस दोनों में डेड कर गया। तो हमको पता चला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट को किए बोले तो एस स्ट्रेन जो है पहले, उसमें से हीट किल्ड एस स्ट्रेन में प्रोटीन रिमूव करके आर स्ट्रेन को ऐड किए, माउस डाइड। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को ऐड में किए आर स्ट्रेन में, और आरएनए रिमूव किए, फिर डाइड। फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कार्बोहाइड्रेट लिपिड को रिमूव किए और आर स्ट्रेन ऐड किए, माउस डाइड। हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिए, इसमें फिर जाके डीएनए रिमूव किए,
माउस सर्वाइव। यानी क्या पता चल रहा है, ना ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ना ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ना ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यानी डीएनए ही ऐसा फैक्टर, अगर हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं तो माउस सर्वाइव कर जा रहा है। यानी डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कौन कहता है? एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट इन 1944। लास्टली हर्सी चेज का एक्सपेरिमेंट आया। इसमें ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज में इन्होंने क्या किया कि आपको पता है कैप्सिड, कैप्सिड क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन जो है, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। तो डीएनए आरएनए में क्या होता है? फॉस्फेट। और प्रोटीन में क्या है? सल्फर। तो प्रोटीन को हम लोग सल्फर से रेडियो लेबलिंग कर देंगे, सल्फर 35, और प्रोटीन को हम लोग P32 रेडियो एक्टिव लेबल कर देते हैं। जब ये इन्फेक्शन कर रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज का काम क्या है? इन्फेक्शन काउज करता है बैक्टीरिया में। तो जब बैक्टीरिया में वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर रहा है, अब बात है कि हर्सी चीज होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए में और आरएनए जो भी प्रेजेंट था फाज में, जो भी दोनों होता है जेनेटिक मटेरियल, तो एक में वो प्रोटीन और डीएनए को लेबल कर रहे हैं। तो जब वो देखे तो वो ट्रांसफर हुआ जेनेटिक मटेरियल उसमें। और जब बैक्टीरिया फिर ग्रो किया तो सेल का जब एनालिसिस हुआ तो उसमें हम लोगों को क्या मिला? P32 लेबल्ड डीएनए मिला। और इसमें 35S लेवल प्रोटीन जो था वो बहुत कम मिला, या वो अनलेबल्ड था। ठीक है। मतलब 35 एस लेवल प्रोटीन था बट बहुत कम था, और या तो नहीं ही था। तो इससे क्या पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओवरऑल एक्सपेरिमेंट को करें, बताए तो यानी कि डीएनए आरएनए को जब लेबल की और कैप्सिड को, प्रोटीन को, तो उसमें से ट्रांसफर क्या हुआ था यहाँ से जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए। तो ऑब्वियसली अगर हम सेल का एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? P32 रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। तो इससे कंफर्म हो गया कि P32 रेडियो एक्टिव मैंने किसको किया था? डीएनए और आरएनए को। उसके बाद सर यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हर्सी चेज बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं भी आते। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट है मिसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव मोड, फिर बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव पे, फिर डिस्पर्सिव। इसको अलग से भी देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी कुछ बनाएंगे जो, और ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड, जो कंजर्वेटिव मोड है, कंजर्वेटिव मोड में ये बताया गया कि जब हम ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला जो ये डीएनए है, जब ये कॉपी होता है तो एक पूरा का पूरा कंप्लीटली न्यू स्ट्रैंड बनता है, और एक पूरा का पूरा जो ओल्ड स्ट्रैंड रहता है वो रहता है। ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव में बताया गया कि एक जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें से एक एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह, और एक उस पे न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड रहता है। ठीक है। और डिस्पर्सिव में क्या होता है? पैचेस की तरह, मतलब कुछ पार्ट तो पुराने वाले का, ओल्ड वाले का रहेगा, और कुछ पार्ट जो है वो न्यू वाले का रहेगा। यानी आपको पैचेस की फॉर्म में डीएनए दिखेंगे। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट था मिसल्सन स्टाल का 1958 में। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इकोलाई में किया था। क्योंकि इकोलाई हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि 20 मिनट में ये पूरा अपना एक रेप्लिका कंप्लीट कर, मतलब अपना सेल डिवीजन कंप्लीट, बहुत कम जनरेशन टाइम रहता है इसका। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो इन्होंने एक जो था, जो हमारा नॉर्मल मीडियम होता है वो N14 होता है, और एक हैवी मीडियम हम लोग यूज करते हैं N15। तो जो N40, एक मिनट, हाँ, जो N15 जो हैवी मीडियम है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, और मतलब ये जो मिसल्सन स्टाल थे ये ग्रो कराए, और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? N14 मीडियम में। N15 जो था वो हमारा क्या था? हैवी आइसोटोप। और N14 जो हमारा क्या था? वो नॉर्मल आइसोटोप था। तो अब यहाँ पे देखो कि
आपका जो ये N15 मीडियम था उसको रेड से शो किए है। तो N15 मीडियम जो है वो ग्रो किए, उसको ग्रो कराया नॉर्मल N14 मीडियम जो हमारा लाइट नाइट्रोजन मीडिया था। तो उसमें उसको फिर ग्रो कराए। तो उसका जो बैंड आया हमारे पास, वो बैंड कहाँ पे है, जब हम उसको फिर सेंट्रीफ्यूज किए तो उसका बैंड कहाँ पे आता है, मिडिल पे। ठीक है। कंजर्वेटिव मोड में, अब देखो कंजर्वेटिव मोड हमको क्या बताया कि जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो पूरा का पूरा अलग आता है, और जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो पूरा का पूरा अलग होता है। लेकिन डिस्पर्सिव मोड में हमने क्या पढ़ा कि वो पैचेस की फॉर्म में आता है, कि मतलब कि स्ट्रैंड कुछ तो पुराना वाला यानी जो हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है उसका पार्ट, और कुछ न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज स्ट्रैंड भी उसमें आता है। वो हमारा होता है डिस्पर्सिव मोड। तो कंजर्वेटिव मोड में एक तो हमारा हैवी मीडियम है यानी वो नीचे तो आएगा ही, और एक हमारा लाइट मीडियम है यानी वो ऊपर आ रहा है। सेकंड वाला जो है डिस्पर्सिव मोड, जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ट्यूब में हमें बैंड कहाँ मिलेगा, इसमें देखो पैचेस की फॉर्म में है। तो जो हैवी वाला था वो कहाँ आया, नीचे में, और लाइट वाला ऊपर में। तो अब जब दोनों एक ही में प्रेजेंट है तो हैवी और लाइट वाला दोनों कहाँ पे आ जाएगा, आपका मिडिल में। तो यहाँ पे ये बैंड शो करेगा। सेमी कंजर्वेटिव जो है उसमें एक स्ट्रैंड तो पूरा ओल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड रहता है, और एक जो रहता है वो पूरा ब्लू वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड रहता है। तो इसका बैंड भी कहाँ पे आएगा, मिडिल में। ठीक है। अब देखो कि नॉर्मल इस पे ये वाला एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे जो था, बट इससे समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए हम पुराना वो अपना ड्रॉ करके वहाँ पे बताए हैं। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो जरूरी है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि द सेमी कंजर्वेटिव, ये क्वेश्चन है। तो द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का। ठीक है, 2012। The semi-conservative nature of DNA replication was established by Michelson Stahl in their classic experiment with bacteria. They grew bacteria in N15 medium, NH4Cl containing medium, यानी एक देखो यहाँ पे पहले हैवी मीडिया लिया है, ठीक है, यानी कि N15। अब देखो कि washed and then incubated in fresh medium of N14, यानी वो वापस से किस में कर रहे हैं, N14 मीडिया जो वो ले रहे हैं वापस से, यानी कि एक तो N15 मीडिया है, वापस से ये N14 में उसको ग्रो करा रहे हैं, और N14 में ग्रो कराने के बाद वो उसको 3 जनरेशन्स तक करते हैं, यानी कि यहाँ पे N14 N14 N14, मतलब एक जनरेशन तो ये 2 कॉपी हो गया। उसके बाद ये दोनों फिर आपस में रेप्लिकेट किया, ये रेप्लिकेट किया, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। तो ये 3 जनरेशन तक उसको कराते हैं। ठीक है, 3 जनरेशन तक कराए तो उसके बाद जो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किए, तो उसमें जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन था उसका द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिलो shows दैट पोजीशन ऑफ डिफरेंशियली लेबल डीएनए इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। तो अब कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव डीएनए होगा तो उसका बैंड कैसा आएगा। ठीक है, तो N14 लाइट है, तो आपको पता है N15 जो है, जब उसमें हम लोग करेंगे तो N15 तो एक तो आ जाएगा ये हैवी वाला, और एक वापस से 14 में की है तो एक ये कंजर्वेटिव वाला, तो एक N14 में ये। अब वापस से जब इसको करेंगे तो ये वाला तो पूरा का पूरा वो आएगा, ये वापस से, क्योंकि नॉर्मल मीडिया दे रहे हैं, हैप्पी वाला नहीं दे रहे जो वो आएगा, तो नॉर्मल ये ब्लू वाला स्ट्रैंड आएगा, और ये वापस से ये कंटिन्यू करेगा इसमें, तो एक ही ये आ जाएगा, और एक ही ये नॉर्मल, फिर ये एक हैवी वाला, एक नॉर्मल। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, N14 मीडियम में लाइट, मतलब जो N14 मीडियम वाला इस वो मिल रहा है। तो N14 वाला आपका कहाँ पे है, ऊपर में। तो यानी ऊपर वाला जो बैंड है, बार बार क्या हो रहा है इसमें देख, तो ये जो N14 मीडिया है,
तो वो वापस से क्या हो रहा है, N14 मीडिया ऊपर साइड है, तो थिकनेस सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, N14 मीडिया वाला, तो वो वापस से ऊपर थिकनेस होगा। N15 वाला जो है यानी हैवी वाला बहुत कम है, यानी पैचेस में है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर कौन सा जाएगा, 3। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको ले लो, स्टॉप करो उसको, और इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। ये वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी स्टॉप करके क्वेश्चन करने का सॉल्व करो, और फिर ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। अब हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। हम्म। अब जो हमारे पास बेसिस है, तो सबसे पहले बेस हमारे पास कौन सा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। इसको समझने से पहले यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर है, हम लोग अलग से भी डीएनए के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट नॉर्मली अभी फंडामेंटल कोर्स स्टार्टअप हो रहा है, तो फर्स्ट लेक्चर जाना चाहिए नॉर्मली, कि फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे आगे इन डिटेल एडवांस वर्जन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि डीएनए जो है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड में, यानी ये वाला जो, अगर ये वाला जो शो किया है मैंने, तो उसमें क्या है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के बना है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या क्या चीज कंपोज करता है, उसमें बेस रहता है, सुगर रहता है, फॉस्फेट ग्रुप रहता है, PO4-, जिसके कारण डीएनए का चार्ज भी नेगेटिव होता है। तो बेस जो रहता है, वो बेस नाइट्रोजिनस बेस रहता है, और शुगर जो हमारा होता है पेंटोस शुगर। अगर इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया है, तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। और हमारे पास बेसिस कितने रहते हैं, 4 बेसिस रहते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। अब शुगर्स को देखते हैं, शुगर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, कौन सा शुगर होता है हमारे पास, पेंटोस शुगर। ठीक है, अब जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर में कार्बन की लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला होता है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, राइबोस शुगर, आपको पता है डीऑक्सी राइबोस किस में होता है, डीएनए में, और राइबोस शुगर किस में होता है, आरएनए। तो डीऑक्सीराइबोज में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये सेकेंड पोजीशन पे, एक OH ग्रुप में से एक O यहाँ पे से, मतलब O गायब है, और यहाँ पे इस सेकेंड पोजीशन से गायब है, इसलिए 2-डीऑक्सीराइबोज इसका नेम पड़ा। ठीक है, उसके बाद बेसिस, यहाँ पे वापस से आओ, न्यूक्लियोसाइड तो पता चल गया, बेसिस अब एडिनोसिन। ठीक है, अब एडिनोसिन में पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन जो है, और 2-डीऑक्सीथाइमिडीन। अब यहाँ पे बेस चेंज है। ठीक है, तो बेसिस चेंज होने पे नेम भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये याद रखना, कि जैसे कि ये DAMP है, डी ऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यानी कि मोनो मतलब एक फॉस्फेट यहाँ पे है, यहाँ पे डाई फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट, यहाँ पे ट्राई फॉस्फेट है। तो जो हमारे पास फॉस्फेट है, जो पहला कार्बन से अटैच होता है, यानी कि 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ कार्बन से जो पहला अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप है, उसको अल्फा, फिर सक्सेसिव टू बीटा एंड देन गामा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है काइनेजेस, काइनेज क्या करता है, आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट को वो फॉस्फोराइलेट करता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप उस पर ऐड करता है। और वो फॉस्फेट कहाँ से लाता है, तो जीटीपी और एटीपी को से छीन लेता है, दो भैया फॉस्फेट हमको दो, और वो फिर जाके वो सबस्ट्रेट पे ऐड कर देता है। तो वो जो काइनेज है, वो फॉस्फेट कहाँ से लेता है, कौन सा अल्फा बीटा गामा वाले में से कौन सा, मतलब एटीपी और जीटीपी से ले रहा है, तो ये डीएटीपी है, तो इसमें से ये गामा वाले फॉस्फेट से फॉस्फेट को लेता है।
और जो पॉलीमरेज डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है उसका फेवरेट वाला पार्ट कौन सा है? तो उसका फेवरेट वाला अल्फा फॉस्फेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। उसके बाद जो है प्राइम क्या होता है? तो प्राइम हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ये जो हम लोग कार्बन एटम में शुगर और बेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे जैसे कि 5 फॉस्फेट है तो 5 प्राइम है, और ये वाला जो 3 प्राइम OH ग्रुप है, तो जो 5 प्राइम वाला ये है आपका फॉस्फेट है, वहां से अटैच होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। मतलब आप देख रहे हो यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे 5 वाले से एक बॉन्ड नया बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक ईस्टर बॉन्ड है, इससे दूसरा ईस्टर बॉन्ड जुड़ता है तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे जो OH ग्रुप रहता है, एक मिनट, यहाँ पे जो OH पहले क्या था, अगर आप इतना को यहाँ पे हटाओ, तो यहाँ पे पहले क्या मौजूद था? OH। ठीक है, यहाँ H। OH में से क्या होता है कि O जो होता है वो O इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक देता है, और फिर यहाँ से जो रहता है बीटा और गामा फॉस्फेट क्या होता है? रिमूव हो जाता है, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे आपका फिर मौजूद था PO। ठीक है, यानी अल्फा बीटा और गामा। तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक देता है तो ये यहाँ से फिर रिमूव हो जाता है और ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बॉन्ड कौन सा होता है? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, बाकी तो ये क्वेश्चन कर लिए, बाकी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है डीएनए सिंथेसिस के लिए, और जो बेस पेयरिंग वगैरह यहाँ पे बताएंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल्ड सेशन लेंगे, और होप सो यू हैड लाइक द वीडियो। सो नेक्स्ट जो है इसका सिलेबस पूरा कोर्स करिकुलम हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे आपको पूरा एक सीरीज मिल जाएगी फंडामेंटल कोर्स में कौन कौन सा लेक्चर्स होगा, बायोकेमिस्ट्री का कौन कौन सा लेक्चर और किस दिन कौन कौन सा लेक्चर हम लोग करेंगे, वो वाला पूरा वहाँ पे आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF मिल जाएगा। So do like, share and subscribe my video, and hope you have liked the video and subscribe my channel too. Thank you.